अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद नाजरीन। प्रोग्राम है ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएँ, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट और मेडिकल डायरेक्टर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, 71 जेल रोड लाहौर, ऑपोजिट सर्विसेज हॉस्पिटल। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आज हम ऐसा कर रहे हैं कि कुछ सवालात जो हमारे पास प्रोग्राम, जो पिछले हमारे प्रोग्राम चल रहे थे उसमें नीचे लाइव प्रोग्राम में कमेंट्स भी आ रहे होते हैं। कुछ तो हमने वो चुने हैं, कुछ हमें इनबॉक्स में फेसबुक पेज जो है डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का या विलिंग वेज का, इसमें भी सवाल आ रहे होते हैं। तो उसमें से चंद सवालात मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जितने एड्रेस हो सके प्रोग्राम के दौरान उतने हम कर लेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो है आपके सामने मैं रख रहा हूँ वो टाइप 1 डायबिटीज़ से मुतल्लिका है। इसमें एक बच्ची है 8 साल की, जिसको सडनली डायग्नोज हुआ कि इसको डायबिटीज़ है और पता ये चला कि उसका ब्लड शुगर लेवल 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। डॉक्टर ने उसको कहा कि आप मिक्सटार्ड 30 के 8 यूनिट सुबह और 8 यूनिट शाम को लगाएं, मगर कंट्रोल नहीं हुआ, उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हुई। फिर डॉक्टर ने इंसुलिन चेंज करके मिक्सटार्ड की जगह नोवोमिक्स 50 शुरू करा दी और उसके कहा कि 8 यूनिट सुबह और 10 यूनिट दोपहर और 6 यूनिट शाम को लगाएं, 3 दफ़ा दिन में। अब लेवल जो है मॉर्निंग में आ रहा है, ब्लड शुगर फास्टिंग 160 और 200 जो है वो शाम के वक्त, और रात को सोने से पहले भी 200। बल्कि सर ये ऐसे है कि मॉर्निंग में 160 है, दोपहर को बाद अज दोपहर के खाने के 200, शाम के खाने के बाद 200 और सोने से पहले 150। तो डॉक्टर इम्तियाज़ प्लीज़ एक तो ये बताइए कि ये जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग 160, फिर 200, 200 और 150, ये कैसे हैं? और ये जो नोवोमिक्स ले रही हैं छोटी 8 साल की बच्ची, इसके लिए क्या मवाफिक है? और कुछ टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें, और ये भी फरमाइएगा कि ये 600 ब्लड शुगर लेवल पहुंचा कैसे? ये एक टिपिकल टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट की पिक्चर है। एक उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सडनली, यानी अचानक पता चला। तो बेसिकली जो टाइप 1 है ये पता ही अचानक चलती है। टाइप 2 एक हिडन होती है जो 30 साल की उम्र के लोगों के बाद शुरू होती है। वो छुपी हुई भी हो सकती है और ज़ाहिर भी हो जाती है, दोनों तरीके पॉसिबल हैं। लेकिन टाइप 1 छुप नहीं सकती। अच्छा, ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ होती है। जैसे अगर धूप निकली तो आपको कहेगा धूप है, ये अपना आप बता देती है, छुपाए छुपती नहीं। ये छुपती नहीं। इसमें एक अच्छा पहलू भी है कि आप फौरी तौर पे इलाज की तरफ जाते हैं। टाइप 2 की तरह उसको इग्नोर नहीं करते, आप उसको लिंगर ऑन नहीं करते ट्रीटमेंट को, और ट्रीटमेंट में ताख़ीर नहीं करते। ओके। और टाइप 1 में बिल्कुल एक जो बच्चा या बच्ची ऐसे होता है कि दिनों के अंदर उसका वज़न कम होना शुरू, दिन में महीने भी नहीं कह रहा, दिनों के अंदर उसका वज़न कम हो रहा होता है। यूरिन बार बार आना और प्यास का लगना और वीकनेस होना, बेड वेटिंग करना बच्चों के लिए बड़ा कॉमन है। और ये फ़ौरी तौर पे जब ये कोई बच्चा इन सिम्टम्स के साथ, इन अलामात के साथ आपके पास प्रेजेंट करे तो हमें फ़ौरी तौर पे इसका शक होता है कि ये इनके अंदर जो है कि उनको शुगर ना हो। अच्छा, बच्चों में अब ये शुगर का लेवल है 600, या आपका सवाल था ये 600 गई कैसे? बिल्कुल टू मच है ना? हाँ, टू मच है। देखिए टाइप 1 को बेसिकली उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? टाइप 1 के अंदर जो इंसुलिन हमारे लबे, जो लाखों फैक्ट्रियाँ हमारे लबे के अंदर हैं इंसुलिन बनाने वाली, वो बिल्कुल नहीं काम कर रही। टाइप 2 में इसके बरक्स कुछ ना कुछ काम कर रही होती हैं, उसमें लेवल्स इतने ऊपर नहीं जाते, अनलेस को ग्लूकोटॉक्सिसिटी हो, उसमें इतने ज़्यादा ऊपर नहीं जाते। तो इसमें 600 इसलिए के अंदर कुछ है ही नहीं। इंसुलिन, उसको शुगर जो भी खा रहे हैं वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, ग्लूकोज आपके खून के अंदर शामिल होता जा रहा है। और इस ग्लूकोज के शामिल होने की वजह से जितना ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा खून में
तो ये पूरे जिस्म का पानी भी अपने साथ खींच लेगा और गुर्दों में से जब गुजरेगा तो पेशाब की बहुतात होगी, और पेशाब की बहुतात तो पानी की भी कमी होगी। अब बॉडी ने तो अपना निज़ाम चलाना है, यानी हमारे पट्ठों को, जो बच्चे के पट्ठों को ग्लूकोज की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि इंसुलिन नहीं है, जब हमने कई प्रोग्राम में बात की थी कि इंसुलिन प्लग का काम करती है। अगर इंसुलिन नहीं है तो आपके पट्ठों को ग्लूकोज नहीं मिल रहा, लेकिन पट्ठों ने काम तो करना है, ज़िंदा तो रहना है, तो वो फैट को, जो बॉडी फैट होती है उसको मेटाबलाइज करते हैं, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। बॉडी फैट जो है वो ढलने लग जाती है, वो चेंज होके फ्यूल की शक्ल इख्तियार करती है, वो ईंधन बन जाती है। जैसे अगर आपके मोहल्ले में घर के अंदर गैस ना आ रही हो, सुई गैस ना आ रही हो, तो आप मुतबादल ईंधन के सोर्स ढूंढते हैं। बिल्कुल ठीक है, मुतबादल ईंधन का सोर्स हो, हम लकड़ी को जला लें या कोई और चीज़ उसका, अगर वो लकड़ी आम नहीं मिलती, महंगी लकड़ी इस्तेमाल करें। तो बिल्कुल इसी तरह ये हमारा जिस्म है, ये मुतबादल ईंधन का सोर्स ढूंढता है। तो मुतबादल ईंधन का सोर्स हमारे जिस्म के अंदर फ़ैट है, जो कार्बोहाइड्रेट के बाद वही अवेलेबल है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? जब कार्बोहाइड्रेट, तो आप पता है कि जब कार्बोहाइड्रेट जिस्म के अंदर जाते हैं, पट्ठों के अंदर, तो वो दो चीज़ों में कन्वर्ट हो, ऑक्सीजन बन जाती है और पानी बन जाता है। ठीक है ना, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी वगैरह बन के बाहर आ जाता है, तो ये मेटाबलाइज हो जाता है, सारा यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन जब ये फ़ैट जलती है तो इसका जो एंड प्रोडक्ट है, ये चीज़ें नहीं होती, ना पानी बनता है ना कार्ब। इसके अंदर कुछ ऐसे तेज़ाबी मादे बनते हैं जिनको कीटोन्स कहते हैं, या कीटोन बॉडीज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये उनका बाई प्रोडक्ट है, यानी ये इसका वेस्ट प्रोडक्ट है। लेकिन ये तो बन तो गए हैं, ये तेज़ाबी मादे जब ज़्यादा बनते हैं तो खून में जाते हैं, तो खून के अंदर एक तेज़ाबियत की कैफियत आ जाती है, और यही खून जब दिमाग के अंदर पहुंचता है तो वहाँ भी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करता है, बच्चा बेहोश हो सकता है, गुनूदगी आ सकती है, और तरह तरह के प्रॉब्लम का शिकार हो, जिसको पता नहीं चलता कि ये तेज़ाबी मादे बढ़ गए हैं, कोई तरीका चल जाता है। पता लगा, यूरिन के अंदर भी आ रहे होते हैं, और उनको यूरिन के अंदर टेस्ट किया जाए तो कीटोन्स अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये अलार्मिंग चीज़ है कि अब जिस्म के अंदर इंसुलिन बिल्कुल नहीं है। तो उसकी वजह से जब ये तेज़ाबी मादे ज़्यादा जाते हैं। एक और सवाल जी, बीइंग अ फिजिशियन, एक डॉक्टर होने के, एक एक्सपर्ट होने, क्या आप ऐसे बच्चे को देख के कोई अलामात से पहचान सकते हैं? अलामात से ये होता है जब कीटोन ज़्यादा हुए होते हैं तो बच्चे का सांस तेज़ी से चल रहा होता है। अच्छा, ठीक है, एक दो चीज़ें प्रेजेंट करता है बच्चा, एक तो एब्डोमिनल पेन, यानी पेट में दर्द होती है, बहुत शदीद दर्द होती है बच्चों में। टाइबन बच्चों के अंदर अगर पेट में दर्द हो तो फौरी तौर पे सस्पेक्ट करें क्योंकि उनकी शुगर बहुत ज़्यादा है और कीटोन्स हाई हो सकते हैं। ओके। और दूसरा ये बात है कि उनका सांस तेज़ी से, क्योंकि तेज़ाब जो खून ब्रेन के अंदर जाता है वो उनके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है, तो उनका सांस तेज़ी से चल रहा है, ऐसे लगता है उनको सांस चढ़ा हुआ है बच्चों को। हालांकि ना उनको दमा है ना उनको सांस की तकलीफ़ है, लेकिन बॉडी उसको जो एक्सेस एसिड बनना होता है एक तो सांस के ज़रिए निकाल रहा, तो उनके जो मुंह से जो स्मेल है वो एक उसकी ख़ास महक, या उसको कह लें उसकी स्मेल होती है, जिसे पता चल जाता है ये कीटोसिस का बच्चा है, यानी इसका अंदर एसिडोसिस या कीटोएसिडोसिस बहुत इनके अंदर डेवलप हो चुकी है और इसके अंदर कीटोन्स बन रहे हैं। तो हमें कुछ क्लिनिकल सिम्टम से पता चलता है। तो आसान तरीका है कि लैब से हम चेक कर सकते हैं, यूरिन के अंदर कीटोन्स अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब बच्चे को इलाज करना। इलाज सिंपल है, इसमें आप इंसुलिन हमें देनी पड़ती है, इंसुलिन देंगे तो ये लाइफ सेविंग है। पानी की कमी हो, पानी की कमी को पूरा किया जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें इमरजेंसी के अंदर होंगी। अच्छा, ये इमरजेंसी कंडीशन है? ये इमरजेंसी कंडीशन है। अगर ऐसी को बच्चे को कीटोन्स आ रहे हैं तो आप फौरी तौर पे रश करें इमरजेंसी के तौर पे। बच्चे को गुनूदगी हो रही है या सांस उसका उखड़ रहा है तो इमरजेंसी में लेकर। आम तौर पे तो आप इंसुलिन यहाँ पेट में या किसी फैट में लगाते हैं, तो इनको नहीं ऐसे? इनको आईवी देनी पड़ेगी, रेगुलर इंसुलिन देनी पड़ती है। एनपीएच तो आईवी नहीं दे सकते, रेगुलर वो डॉक्टर इंसुलिन की ड्रिप इनको लगाएंगे, इनके अंदर पानी की जो कमी को असेस करके पानी की रिप्लेसमेंट करेंगे, यानी डिहाइड्रेशन को रिहाइड्रेट करेंगे अपनी, तो उससे इनका जो पानी की कमी दूर। नमकियात की कमी है, सोडियम पोटेशियम की भी कमी बाकी है? हाँ जी, सोडियम पोटेशियम, क्योंकि यूरिन ज़्यादा आ रहा होता है, सोडियम पोटेशियम की कमी को उसको भी करेक्ट किया जाएगा। और तेज़ाबियत का? तेज़ाबियत को भी ये इसी से इन चीज़ों से तेज़ाबियत भी ठीक हो जाती है। दूसरा ये होता है कि इसमें जो सोर्स की वजह क्या हुई,
एक तो बच्चों को पता ही पहली दफ़ा माँ बाप को सोच चलता है बच्चा बेहोश पड़ा हुआ है, सांस खराब हुआ है, तो लेके जाते पता चलता है टाइप 1 डायबिटिक है, ये तो प्रेजेंटेशन पे है। या एक टाइप 1 ऑलरेडी टाइप 1 है, वो किसी इन्फेक्शन का शिकार हो गया, उसको बुखार हो गया या नमूनिया हो गया, तो सुबह कीटोएसिडोसिस में जा सकता है। अच्छा। और बच्चे ने काफ़ी दिनों से माँ बाप ने इंसुलिन ही नहीं लगाई और बच्चा वैसे ही चलता जा रहा है, उसको भी होता है। अच्छा, इसको इंसुलिन अगर छोड़ दें तो ये काम ख़राब हो जाए? काम खराब, इसीलिए बच्चों में ख़ास तौर पर बच्चों की ज़िंदगी का इन्हिसार इंसुलिन पे होता है टाइप 1 में। तो कभी भी बच्चों की जो इंसुलिन है उसको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। इवन बच्चों को बुखार, गोलियां दे दें तो उससे नहीं काम? गोलियां इसमें बच्चों में टाइप 1 में इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि उनके अंदर कमी इंसुलिन की है, तो गोलियां इंसुलिन का रिप्लेसमेंट नहीं है। अब हम आते हैं इस बच्ची का एक्चुअल जो केस है कि बच्ची 8 साल बच्ची है और इसको उन्होंने जब हमारे कोलिग्स ने इनको एडवाइस किया प्री मिक्स्ड इंसुलिन, प्री मिक्स दोनों प्री मिक्स्ड हैं, जैसे इन्होंने मिक्स स्टार 30 यानी जिसके अंदर रेगुलर इंसुलिन 30% है और NPH 70%, ये रिकमेंड कर दी। और दूसरे डॉक्टर साहब ने भी नोवोमिक्स दे दी जिसके अंदर 50% शॉर्ट एक्टिंग है, 50% लॉन्ग एक्टिंग है। हालांकि ADA की अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन क्लियरली रिकमेंड करती है प्लीज़ डोंट यूज़ प्री मिक्स्ड इंसुलिन टाइप 1 डायबिटिक्स। टाइप 2 में करें, टाइप 1 में ना, क्योंकि देखिए उसमें उसकी अकल नहीं मानती। देखिए जैसे भी इनका है कि बच्चों के अंदर उनका एक लाइफ, क्योंकि प्री मिक्स्ड इंसुलिन हम तब देते हैं जब आप एक लाइफस्टाइल फिक्स है, यानी प्री मिक्स्ड यानी हर चीज़ बनी बनाई तैयार खीर उसको मिले जो उसके लिए तैयार हो, ठीक है ना। रेगुलर लाइफस्टाइल हो, रेगुलर लाइफस्टाइल, ये एक बंदे ने सुबह एक ही रोटी खानी है, एक शाम को खानी है और इसके अलावा कुछ गड़बड़ नहीं करनी, वो तो ठीक है, वो आपसे उसका खुराक भी फिक्स है, उसका लाइफस्टाइल भी फिक्स है, उसकी दवाई भी फिक्स हो गई। अब बच्चों में ये चीज़ नहीं है, बच्चों में आपको खाने पीने के उनके आदत और तरह से होती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके हार्मोन उनके बढ़ है तो ग्रोथ हार्मोन आ रहा होता है, और दूसरा ये होता है कि उनका लाइफस्टाइल एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, कभी बिल्कुल नहीं होता, खेलते भी हैं कूदते भी हैं, उन्होंने स्कूल भी जाना है पढ़ना भी है, तो उनका लाइफस्टाइल बड़ा एक इरेटिक किस्म का लाइफस्टाइल है, तो उसमें आप फिक्स्ड नहीं दे सकते। जब आप रिफिक्स देते हैं जो उसका नतीजा आपके सामने उन्होंने फिक्स देने की कोशिश की है, तो हम वो उसका नतीजा कंट्रोल नहीं हुई पहली। हाँ, अब इसमें जो हम रिकमेंड ये करते हैं उसको हम बेजल बोलस थेरेपी पे डालते हैं। बेजल बोलस ये होती है कि एक ऐसी इंसुलिन देते हैं जो बेजल से मुराद है जो बैकग्राउंड, हम कई प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि बेजल इंसुलिन ये बैकग्राउंड इंसुलिन है, यानी आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको एक हल्का हल्का सा म्यूज़िक चल रहा होता है जो बैकग्राउंड में चल रहा होता है, तो अगर वहीं पे ऑर्केस्ट्रा अगर आ जाए और तेज़ी से अपना गाना प्ले करे तो वो बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। तो ये बैकग्राउंड इंसुलिन हमें देनी पड़ती है, 24 घंटे खून के अंदर रहती है। ये कोई बेस जैसे बेस बनाती है, यानी अगर ये खाने के जो दरमियानी वक्फा है उसके दरमियान जो शुगर की फ्लक्चुएशन होती है ये उसको कंट्रोल करती है। और रात भर भी, और रात भर में भी जो हमारा उसको कंट्रोल रखती है, वो रात को खाना नहीं खा रहे होते सोने के बाद, तो उसमें और एक साथ हम ऐसी देती हैं जो इंसुलिन खाने को कवर करती है, जिसको बोलस आपको पता है लुकमे को कहते हैं, मील टाइम जिसका नाम होता है, तो हम इस ट्रीटमेंट रेजीम को कहते हैं बेजल बोलस। हम एक बेजल शॉट देते हैं और 3 बोलस, अगर 3 खाने खा रहा है बच्चा तो 3 दफ़ा उसको हर खाने से पहले इंसुलिन देंगे। तो डॉक्टर साहब वो स्नैक भी तो हो सकता है खा रहा हो, वो बीच में स्नैक भी हो उसको भी देखें कवर करना पड़ेगा, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई डॉक्टर इसको भी फिक्स कर देते हैं भी तुम 24 मिनट लेंटस के यानी लॉन्ग एक्टिंग के ले लो और 12 वो ले लो या 8 वो ले लो, भी ये तो तब वो भी फ़र्ज़ कर लिया। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इस बच्चों को टाइप 1 को वालिदैन को, और अगर थोड़ा सा बच्चा बड़ा है तो कार्ब काउंटिंग की टेक्निक सीखनी चाहिए कि अपनी खाना आपके सामने प्लेट पे रख दिया जाए और आपको पता हो ये खाने की मिकदार है और ये मैं खाने लगा हूँ, इसमें इतनी कार्बोहाइड्रेट हैं और मुझे इतने यूनिट इंसुलिन के चाहिए होंगे। कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है ना, तो हमें ये पता हो कि ये खाना मेरी इतनी शुगर बढ़ाएगा, ये हमें अंदाज़ा होना चाहिए। तो आप खाने की प्लेट को डायरेक्ट देख के आप अंदाज़ा लगा सकते इतने मुझे इसके लिए इंसुलिन चाहिए हो, और साथ आप अपन खाने से पहले इंसुलिन को शुगर को टेस्ट करें। अच्छा। और अगर वो ज़्यादा आ रही तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा यूनिट लें। एक
जो आपका एक बैकलॉग आ रहा है, जो पीछे इकट्ठा हुआ है, जो आपका उधार है जो आपने चुकाना है, तो उसके लिए इंसुलिन का कुछ लें और उस खाने के लिए लें। तो जब ये दोनों टेक्निक सीख जाते हैं तो फिर आप बच्चे के लिए बहुत आसान हो जाता है अपने डोज को एडजस्ट करना। तो ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई हम ऐसा सेंटर है जहाँ पे हम बच्चों को सिखाते हैं कार्ब काउंटिंग। ये कार्ब काउंटिंग है। कार्ब काउंटिंग के बगैर टाइप 1 का जो एक कंट्रोल है, एक भयानक ख्वाब है, उसको बहुत मुश्किल है। तो उसको हमें सीखना चाहिए और मेरी ख्वाहिश है कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम यहाँ करें जिस पे हम बात करें कि यहाँ सिर्फ कार्ब काउंटिंग पे 1-2 प्रोग्राम करें, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी सर्विस होगी। मेरा ख्याल है ये आप जहन में भी रखिएगा। हम कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं जिसमें बच्चों को कार्ब काउंटिंग के बच्चों को बुलाया भी जा सकता है, उनको बताया भी जा सकता है। तो जो बच्चे घर में बैठे हुए हैं टाइप 1, वो उसको देखें और अपना उसको एडजस्ट करें। और तो इनको मेरे ख्याल से फौरी तौर पे ये बच्ची को बेसल बोलस थेरेपी पे शिफ्ट होना चाहिए। प्री मिक्स्ड इंसुलिन नहीं रिकमेंड की, वो फिक्स्ड कॉम्बिनेशन है और फिर इसमें हाइपोज हाइपर दोनों हो सकते हैं। और देखें उनकी शुगर लेवल कंट्रोल ही नहीं है, और ना उसके साथ 50 वाले मिक्सचर के साथ ना 30 वाले मिक्सचर के साथ। ब्लड शुगर फास्टिंग क्या होनी चाहिए? पोस्ट प्रांडियल यानी खाने के बाद क्या होनी चाहिए? खाने के 2 घंटे बाद क्या होनी चाहिए? रात को सोने से पहले बेड टाइम पे क्या होनी चाहिए? कौन से मुख्तलिफ औकात पे शुगर चेक करनी चाहिए? देखिए एक्सट्रीम ऑफ एजिस पे, जैसे अगर बहुत छोटा बच्चा है और बहुत बूढ़ा बंदा है, तो हम अपना जो ग्लाइसेमिक टारगेट है वो बहुत रिलैक्स कर देते हैं। वह बच्चों में अगर बहुत छोटा बच्चा है, बिकॉज़ बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम आता है कि हमें बहुत आम तौर पे देखने में आती है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी उनका शुगर लेवल ड्रॉप कर जाता है। और जब हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर लेवल को टच करते हैं बच्चे, तो उनकी क्योंकि ब्रेन का जो डेवलपमेंट हो रही होती है बच्चों में, भी बन रहा होता है, कच्चा है वो बन रहा होता है, तो उसकी जो सारी एनर्जी का लेवल है वो ग्लूकोज पे होता है। अगर उसको बार बार उसको हाइपोज हो रहे हैं, ग्लूकोज उसका नीचे ड्रॉप करता है, तो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो अफेक्ट कर सकती है। तो अल्टीमेटली जो अडल्ट लाइफ में कॉग्निटिव फंक्शन के अंदर इम्पेयरमेंट आ सकती है। तो रिपीटेड हाइपोज बच्चों में अवॉइड करते हैं। We try to maintain a kind of an optimal level, which might be the A1C around between 7 to 8 even, extreme of ages. तो इसमें हम थोड़ा सा इतना रिलैक्स कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे यंग बच्चे हैं, यंग एडल्ट्स हैं, एडल्टहुड में आ रहे हैं, तो उनमें बहुत वी गो फॉर वेरी टाइट कंट्रोल। A1C शुड बी लेस दैन 6.5% से कम हो, और इसको हमें बड़ा टाइट कंट्रोल रखना पड़ेगा। और फास्टिंग शुगर अराउंड 110 तक रखें। पोस्ट मील आपकी 140 से नीचे रहे, तो फिर हम ये लेस दैन 6.5 अचीव हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं होती, उनका फास्टिंग क्या होता है और उनका रैंडम क्या होता है? उनकी जिनको शुगर नहीं है, उनका फास्टिंग आप जो नाश्ते से पहले या खाली पेट लैब की बात कर रहा हूँ, तो 100 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। और खाना खाने के 2 घंटे बाद या रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज, प्लाज्मा की बात कर रहा हूँ जो लैब से लिया है, वो 140 से कम होना चाहिए। ठीक हो गया। अगर इन रीडिंग से ज़्यादा आपकी रीडिंग है, तो इसका मतलब या तो आप बॉर्डर लाइन डायबिटिक हैं या ओवर डायबिटिक हैं, यानी पक्का केस डायबिटीज़ का है। ठीक। डॉक्टर साहब, आपने फारमाया कि ये जो बच्चे हैं इनका भी तकरीबन जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही रखना चाहिए, 100 और 140, यानी लेकिन बहुत छोटे बच्चों के लिए हम थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बेसल बोलस थेरेपी आपने फरमाई है, इसमें ये कब टीका लगाएं? बेसल वाला कब लगाएं? और बोलस वाला कब लगाएं? जो बोलस वाला है वो खाने से फ़ौरन पहले लगाएं, और बेसल का एक टाइम फिक्स कर लें, या रात को कर लें या दिन में कर लें उसका, क्योंकि खाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दिन के किसी भी वक्त आप ये हर 24 घंटे में एक 24 घंटे में जब भी करें, एग्जैक्टली उसी वक्त पे तकरीबन उसको लगाने की कोशिश करें। ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं, बच्ची हैं, इनका मसला इससे हल होगा इंशाअल्लाह। जी। लो जी, डॉक्टर इम्तियाज़ हसन ने आपको ये बता दिया, और अब हम कोशिश करते हैं कि कोई और जिन्होंने सवाल किया है। एक डॉक्टर साहब छोटा सा सवाल है, नॉर्मल A1C के बावजूद डायबिटीज़ हर लिहाज से कमज़ोर क्यों करती जा रही है? ये कैसे हो सकता है? देखिए, नॉर्मल डायबिटीज़, नॉर्मल A1C का मतलब अब ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा। हर बंदे का
हो सकता है कि उसका अपना कोई स्टैंडर्ड। वैसे डॉक्टर साहब अगर नॉर्मल A1C हम ये समझें कि किसी नॉन डायबिटिक की 5.5 तक होनी चाहिए, 7 तक, और जो डायबिटिक है अगर वो बहुत टाइट कंट्रोल और 6.5 हो तो आप इसको अच्छा एक्सेप्टेबल समझते हैं जी। अगर हम कोई 6.5 रखता है और एक्सट्रीम तो फेज नहीं है, ना बहुत छोटी उम्र है ना बहुत बड़ी उम्र है, तो 6.5 पे भी उसके अंदरूनी आज़ा और बैरूनी ताकत या जिस्म मुतासिर होता है? नहीं। देखिए चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन अगर देखें आखिर इस पे उन्होंने इसको रखा क्यों, ये जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये 6.5 या 7 क्यों रखा कि 7 से नीचे हो मोस्ट ऑफ द केसेस में, और 6 उन्होंने एक मयार मुकर्रर किया। उन्होंने ये किया कि वो लेवल शुगर का जिस पे आँख के पर्दे पे असरात ज़ाहिर होते हैं, यानी जिस पे रेटिनोपैथी ज़ाहिर होती है, उस लेवल को कट ऑफ वैल्यू कहा। अच्छा। तो उन्होंने कहा क्योंकि ये रेटिनोपैथी एक ऐसी चीज़ होती है जो डायरेक्टली विजिबल होती है, देख सकते हैं आप पुतली से, फंडोस्कोप से देख सकते हैं आपने, और आलात से देखा जा सकता है कि अगर कॉम्प्लिकेशन, तो जिस लेवल पे कॉम्प्लिकेशन रेटिनोपैथी होती है तो वो लेवल उन्होंने उसको कट ऑफ पॉइंट रखा है। तो उसमें 7% से नीचे अगर आपकी है तो आपको कॉम्प्लिकेशंस, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, और बाकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत स्लो होती हैं, हो तो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके चांसेस बहुत कम होते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक ए नॉर्मल पर्सन। ठीक है डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल, ये भी एक साइड क्वेश्चन है, ये हमारे नीचे जो नाजरीन हैं उन्होंने प्रोग्राम देखते हुए सवाल किए पिछले प्रोग्राम्स में। मुझे प्लीज़ गाइड कर दें कि प्रेगनेंसी में शुगर कैसे कंट्रोल करनी है, हिना इमरान पूछती हैं। ये देखिए इनका जो सवाल है, ये एक तो पूरा इस पर एक चैप्टर लिखा जा सकता है कि प्रेगनेंसी के अंदर शुगर। प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है, इसमें आपको 2 जानों का लिहाज करना है, एक तो माँ और एक जो बच्चा है उसकी भी हेल्थ का ख्याल करना। 3 का ही समझे आप, माँ और बच्चा जो है वो तो डायरेक्टली इफ़ेक्टेड है ना, एक तो हामला खातून है और जो उनके पेट में बच्चा है वो है, और माँ बच्चा की जान दोनों की, और उनके जो हस्बैंड ने जानू, उनके लिए भी तो अहम है कि उनकी वाइफ और उनका बच्चा जो है होने वाला, उनका भी ख्याल रखा है। बिल्कुल। तो इसमें हम जो आमतौर पे ये करते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर मेयार बड़ा सख्त है कंट्रोल का, क्योंकि और हम प्रेगनेंसी को 3 अदवार के अंदर तकसीम करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है जिसमें बच्चे की फाउंडेशन ले होती है, यानी किसी अमारत की बुनियाद रखी जाती है। ऑर्गेनोजेनेसिस। हाँ, ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, जिसमें आपकी ये इतने हिस्से ने दिल बनना है, ये आंखें बनेंगी, ये ब्रेन बनेगा। तो ये जो पहले 3 महीने जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, ये बड़ा क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल इस लिहाज से कि अगर बुनियाद ही गलत होगी तो अमारत जो है वो गलत अंदाज में ऊपर बढ़ेगी। तो इन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर शुगर का लेवल बहुत टाइट कंट्रोल होना चाहिए, ताकि आपको शुगर और ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर यानी ऑर्गन बनने के जो प्रोसेस है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सर जिस तरह से अल्लाह मियां ने निज़ाम रखा हुआ है, तो जब कोई हामला खातून होती होंगी और उनके हमल ठहरता है और बच्चा बन रहा है उनके मादर शिकम मादर में, तो वो फिर ब्लड शुगर लेवल्स खुद ही कंट्रोल हो जाते होंगे, हाई तो नहीं हो जाते होंगे ना? ये हाई नहीं होते, और अगर नॉर्मल आदमी के अंदर हाई नहीं होते, लेकिन अगर तो पेशेंट प्रेग्नेंट है और डायबिटिक है तो हमें नॉर्मल से की तरह उसको रखना पड़ेगा। यानी हम इतना सख्त में आ रहा है कि उनके खाने से पहले शुगर हम कहते हैं 100 मिलीग्राम से कम हो, और खाने के 2 घंटे बाद 130 मिलीग्राम से कम हो। तो और A1C उनका बहुत 6.5 से, जैसे हम देते हैं कि बहुत नीचे की तरफ कंट्रोल हो, तो फिर ये हमारा जो सिस्टम है ये आगे चल सकता है। अगर हम शुरू में शुगर कंट्रोल नहीं रखते किसी बच्चे की, तो बच्चे को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसके ऑर्गन्स डिफेक्टिव बन सकते हैं, उसकी जो वेट और जिसमें उसकी ग्रोथ होनी है बॉडी, उसको वो ख़राब हो सकती है, उसको कार्डियक जो कहते हैं जिसको दिल के अंदर सुराख हैं वो बनने के चांस ज़्यादा होते हैं, बच्चे के सर बड़ा हो सकता है, इस तरह के इश्यूज़ आ सकते हैं। तो माँ को ये है कि उनकी जो बच्चे, माँ को भी इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। बेसिकली कंट्रोल जो है ना आपका बहुत टाइट होना चाहिए। पहले दिन से आप इंसुलिन पे जाएं,
अच्छा, पहले दिन से इंसुलिन के अलावा आप सोचिए, ये कह रही हैं कि 70-30 इस्तेमाल हो रही है, हिमोलिन 70-30। 70-30 के बारे में वही मैंने फिर अब जो भी ऑब्जेक्शन बात की, ऑब्जेक्शन है इस पर यही है कि ये फिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। प्रेगनेंसी में देखें उनको भूख ज़्यादा लगेगी और खाना उनके ज़्यादा खाना है, क्योंकि उनको भूख लगती है। अगर वो बिल्कुल डाइटिंग पर चले तो बेबी वीक हो जाता है। तो आपको इन दोनों चीज़ों के अंदर बैलेंस तरीके से चलना फिर होगा। इनको कौन सी इंसुलिन? इनको भी बेजल बोलस, या अगर ऑन द टॉप ऑफ इट अगर आप कर सकते हो अभी आप रेगुलर का एक शॉट सुबह, एक दोपहर और एक रात और एक NPH या लॉन्ग एक्टिंग। अच्छा, ये डॉक्टर साहब बताइए कि ये जो बेजल बोलस इंसुलिन है, इनको आप एनालॉग इंसुलिन्स बोलते हैं जी। और ये नई वाली इंसुलिन्स हैं कदरे, और ये क्या प्रेगनेंसी को ख़राब, बच्चे की ग्रोथ को या बच्चे को कोई डिफेक्ट दे सकती हैं? देखिए, जो इसमें भी उन्होंने कैटेगरीज की हैं, जो कैटेगरी B या कैटेगरी C है जो FDA ने किया हो कि प्रेगनेंसी में यूज़, कैटेगरी C को हम यूज़ नहीं करते। कैटेगरी B यानी अच्छी जिसकी रिकमेंडेशन है वो आप बेजल इंसुलिन जैसे डेटीमेयर जो लेवीमेयर के नाम से अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हो, और हिमोलॉग जो लेस्प्रो इंसुलिन है वो आप मील टाइम इंसुलिन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि NPH और रेगुलर काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से मार्केट के अंदर है, तो ये आप उसको भी यूज़ किया जा सकता है अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते एनालॉग्स को। एनालॉग्स की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन डेटीमेयर और लेवीमेयर और हिमोलॉग ये बिल्कुल सेफ़ है प्रेगनेंसी के अंदर। आप बहुत बेखौफ व ख़तर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, एक बिल्कुल बुनियादी सी बात है कि लोगों को सुइयों से डर लगता है, और टाइप 1 वालों को भी आपने कहा कि इलाज जो है वो इंसुलिन है, और इंसुलिन इंजेक्शन से लगती है, और ये जो हैं प्रेग्नेंट खातून, इनका भी आपने कहा है कि इंसुलिन के अलावा हल नहीं है। तो फिर वो जो सुइयाँ लगती हैं और 3 इंजेक्शन आप कह रहे हैं लगाएं, बोलस वाले और एक बेजल वाला, तो 4 तो ये हो गए। अब देखें इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। देखें अगर इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल मिमिकिंग, यानी जो हमारे अंदर नॉर्मल हो रहा है हम उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यानी नॉर्मल आदमी खाना खाएगा, नाश्ता करेगा, उसकी शुगर बढ़ेगी, उतनी इंसुलिन अल्लाह की तरफ से बन जाएगी। दोपहर को भी और रात को भी जब खाना खाए उसकी शुगर उतनी, और अगर खाना नहीं खा रहा तो थोड़ी थोड़ी इंसुलिन लगती जाएगी, जिसको हम बेजल सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन कहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं इसी को करें। लेकिन इसके अब जो गैजेट्स हैं या जो डिवाइसेस हैं, इंजेक्शन डिवाइसेस हैं, दे आर नॉट टिपिकल लाइक सिरिंजेस की तरह नहीं है। द पीपल दे हैव द परसेप्शन जी इतनी बड़ी सुई होगी और इतनी बड़ी सिरिंज होगी और आप वो लगेगी और आपकी चीखें निकल जाएंगी। तो ये बिल्कुल मामला इसके बरअक्स है। अब जो डिवाइसेस हैं या जो गैजेट्स हैं वो इतने फाइन नीडल्स हैं, इवन आलमोस्ट मैं अपने पेशेंट को जब उनको टेस्टिंग के तौर पर मैं कहता हूँ उनकी एक्सेप्टेबिलिटी चेक करते हैं कि अगर आपको, मैं उनको ये चैलेंज देता हूँ, अगर आपको टीका लगाने से दर्द होगी तो आप अगला टीका मैं आपको नहीं कहूँगा कि लगाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप सही टेक्निक से, इंजेक्शन टेक्निक से टीका लगाएं तो ये इट्स विचुअल पेनलेस इंजेक्शन। तो आपका पेनलेस इंजेक्शन, दर्द नहीं होती, 3 लगें, 4 लगें, 5 लगें तो आपका नहीं होता। लेकिन इसमें इसकी जो कीमत है इन प्रिक्स की जो है वो कहीं ज़्यादा, इसके जो फ़ायदे हैं वो इस अच्छे कंट्रोल के वो कहीं ज़्यादा है। वैसे ख़ातून है जो औलाद से महरूम है, उसको अल्लाह ने अगर उसको प्रेग्नेंट हैं और उसकी शुगर भी है साथ जी, तो अगर उनको अच्छा बच्चा, सेहतमंद बच्चा नॉर्मल हालत में मिल जाता है उनके अच्छे शुगर कंट्रोल होने की वजह से, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या है उस खातून के लिए। और एक बंदा है जो शुगर का अच्छा कंट्रोल रखता है और वो गुर्दों की प्रॉब्लम से बच जाता है, आँखों के मसाइल से बच जाता है, दिल के प्रॉब्लम से बच जाता है, इन 4-5 प्रिक्स की वजह, 3-4 प्रिक्स की वजह से। तो ये कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये कहाँ पे लगानी चाहिए, ये इंसुलिन किधर लगाते हैं? इंसुलिन जो देखें, इंसुलिन एक्चुअली बेसिकली लगनी कहाँ चाहिए। यानी इंसुलिन जो नीडल है वो हम कहते हैं सबकुटेनियस टिश्यू। सबकुटेनियस टिश्यू ये होता है कि एक जिल्द होती है, उसके अंदर एक नीचे लेयर होती है, फैट की लेयर होती है, फिर उसके नीचे एक और मसल्स की लेयर आ जाती है। तो ये सबकुटेनियस, सब का मतलब नीचे, कुटेनियस ऊपर वाली जो जिल्द है उसके नीचे, जो जहाँ पे अगर मेरे पास डायग्राम होती तो हम कभी आपको दिखाते कि यहाँ पे हमें लगना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है कि इसका आप बहुत बॉडी के अंदर लगा सकते, लेकिन एक जनरल प्रिंसिपल मैं आपको बता देता हूँ।
कोहनी से नीचे ना लगाएं, ना लगाएं, और ये घुटनों से नीचे ना लगाएं, घुटनों से नीचे ना लगाएं और कोहनी से नीचे ना लगाएं। ओके। वजह कि हमारा ये जो हिस्सा है इसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू बड़ी पतली होती है। अच्छा। तो हम अगर इसको सुई यहाँ लगाएंगे तो डायरेक्टली मसल्स में चले जाएगी। मसल में नहीं मसल्स में अगर लग गया तो वहाँ के मसल्स की ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जल्दी वॉश आउट पीरियड होगा, तो वो जल्दी इंसुलिन को वॉश कर देगी, निकाल देगी। तो जो सबक्यूटेनियस में वो थोड़ी इंसुलिन निकलती रहती है, जो पूरे आपको 5, 7, 8 घंटे जितनी देर के लिए भी आपने लगे वो कवर करती रहेगी। तो आप जो प्रेफर्ड साइड्स हैं, बैक ऑफ द अपर आर्म यहाँ लगाएं, फ्रंट ऑफ अपर आर्म पे नहीं लगाएं ना लगाएं। ये भी मसल है, मसल है ना। तो इसको जो ट्राइसेप वाली जगह है यहाँ पे लगा सकते हैं, पेट पे लग सकती है, पेट के अंदर आप ह्यूज एरिया है, और इसमें ज़रा पेट पे लगाने से कंट्रोल ज़रा स्टेबल आता है, लेकिन मिड लाइन में ना लगाएं, बिल्कुल दरमियान में, क्योंकि वो एपिनरॉस एब्डोमिनल एपिनरॉसिस होती है, वो डायरेक्ट के नीचे वहाँ मिल रही होती है, तो उसमें वो प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसमें यह है कि आप जो बेली बटन से 2 इंच का फासला रख के, तो जितना इतना ह्यूज एरिया बनता है पेट का वहाँ पे लगा सकते हैं। फ्रंट ऑफ थाइस पे लग सकती है जितना लग सकते हैं, बैक ऑफ थाइस पे लग सकती है, बटक्स पे लग सकती है। सो वी हैव ह्यूज एरिया टू इंजेक्ट इंसुलिन। और एक जो गलती हम सारे कई दफ़ा करते हैं, तो पेशेंट एक ही जगह पे टीका ठोके जा रहे होते हैं। उससे क्या होता है? उससे ये होता है 2 चीज़ें हो सकती हैं, वो जगह इतनी मोटी हो सकती है, हाइपरट्रोफी हो सकती है, और इवन हाइपरट्रोफी भी हो जाती है, हाइपरट्रोफी या श्रिंक भी कर जाती है। अच्छा, खड्डे पड़ जाते हैं, खड्डे पड़ जाते हैं। तो ये एक इसमें एक ही जगह पे टीका जगह बदल के लगाएं, उससे होगा कि आपका जो ये प्रॉब्लम होने का ख़दशा कम हो जाएगा। तो इसमें है कि इंसुलिन को लगाएं कैसे है। मेरा ख्याल है कि हमें हमारा ये कोई प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप यूट्यूब पे जाके हाउ टू इंजेक्ट एन इंसुलिन, हाउ टू गिव द इंसुलिन वहाँ चेक कर सकते हैं। और लेकिन मैं जनरली बता देता हूँ कि आपकी जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, फॉर एग्जांपल हम थाई पे लगाना चाहते हैं जी, तो आप थाई का ये अपनी ये चुटकी से बना के इसको पकड़ लें, तो ये जो फोल्ड है जो रेज किया है उसमें बिल्कुल हाइट पे सीधा और 90 डिग्री अमूदी लगाना है। देखें ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, सीधा 90 ऐसे पकड़। क्यों? ये बड़ी सिरिंज छोटी सी, बहुत छोटी सुई होती है, और अपने एट वंस उसको इंजेक्ट कर दें एक दफ़ा करके, होल्ड इट फॉर कपल ऑफ सेकंड्स, देन नाउ 10 सेकंड के लिए उसको निकाल लें आप, तो आप लग गया। और फिर बाद में कुछ लोग कहते हैं ऐसे मलने की ज़रूरत नहीं, मलने की ज़रूरत नहीं। जब मलेंगे तो ऑब्वियसली उसकी वो फैलेगा, उसकी सिक्रीशन जो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़रा रैपिड हो जाएगी, आपका इफेक्ट ख़राब होगा। और ये भी है कि इंसुलिन लगा के गर्म पानी से न नहाएं। जब आप गर्म पानी से नहाएंगे सर्दियों में ख़ास तौर पे, तो सर्कुलेशन स्किन में ज़्यादा हो जाएगी, वो आपके इंसुलिन को बहा कर ले जाएगी, तो इंसुलिन का असर वो ख़त्म हो जाएगा। इंसुलिन लगाएं, नहा धो के आके फिर आप लगा सकते हैं, ठीक। और इंसुलिन लगाने के बाद आप फ़ौरन बाद दौड़ने लगाने ना चले जाएं। जब दौड़ लगाएंगे मसल्स को मिलेगी, सर्कुलेशन तेज़ होगी, वो भी उसको बहा के ले जाएगी। तो ये कुछ एहतियातें हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि इंसुलिन इंजेक्शन के साथ ये टेक्निक करें। और दूसरा ये है कि इसमें हम बहुत सारे कहते हैं जी कि नीडल रोज़ बदलनी है, हार्मोन इंजेक्शन में बदलनी है, अगर बदल सकते हैं तो बदलें, वो आलमोस्ट फिर जो आपका इंजेक्शन की दर्द है वो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जो सुई होती है इस पर कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग होती है जो आपको पेनलेस इसको बनाती है, तो बार बार लगाने से या, और बाज़ लोग ऐसे कहते हैं कि सुई को स्पिरिट के साथ पूंछना शुरू कर देते हैं बाहर। नहीं, वो नहीं करना, पूंछना नहीं है ना। अच्छा। जब पूंछते हैं तो उसके ऊपर से वो कोटिंग उतर जाती है, तो अगला टीका लगाएंगे वो चीखें मारेंगे फिर, तो इसको है। और अगर आप हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर आप एक ही बंदा लगा रहा है तो एक सुई सिरिंज आप 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं। अच्छा, वो बंदे की सुई कोई और इस्तेमाल कर ले? बिल्कुल नहीं, इससे जैसे हेपेटाइटिस बी या सी फैलने का ख़तरा, एड्स हैं, जैसे इस तरह की चीज़ें, इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। तो ये सुई बड़ी छोटी सी होती है, अलग से लग जाती है? 31 गेज की, सबसे बारीक 31 गेज की होती है, छोटी नीडल होती है, और आप आसानी से लग जाता है। अब तो जो पेन्स हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल हैं। डॉक्टर साहब, ये आम जो है आर और एन इंसुलिन की किस्म जी, और जो दूसरी तरफ एनालॉग है
इनकी क्या माहाना कीमत क्या होती होगी? देखिए, जो एक तो इसको मॉडर्न इंसुलिन भी कहते हैं, एनालॉग्स को। एनालॉग्स हैं जो डेवलप हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड के, ये बेसिकली आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड किए गए हैं। इनके इंसुलिन के स्ट्रक्चर में ऐसी तब्दीलियां कर दी गई हैं, या तो इनको कछुआ बना दिया गया या खरगोश बना दिया गया हो। तो जो रैपिड एक्टिंग है जैसे लिस्प्रो है और दूसरी ग्लोलिसिन है, ये खरगोश हैं रैपिड, ठीक है। तो और जो दूसरी है लेंटस है, ये कछुआ है, ये स्लो है, तो स्लो चलती है। तो इसके ये नहीं कि इसके अंदर उसके केमिकल स्ट्रक्चर के, उसके जो अमाइनो एसिड्स की तरतीब है उसको ऐसे बना दिया गया है, तो उससे वो स्लो भी हो सकती है और उसको तेज़ भी कर दिया जाता है। तो अब इससे भी सुपर जो फास्ट इंसुलिन भी आ गई हुई है, पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है। तो वो भी सर ये मुमकिन है कि कोई बंदा अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को ले जाए इनके पास, ये जो एनालॉग बनाते हैं, उनको कहें ज़रा इनको थोड़ा स्लो कर दें, थोड़ा फास्ट कर दें? तो ये तो फिर काफ़ी मेरे ख्याल से लोगों को सहूलत हो जाएगी। मुझे तो ये लग रहा है। तो काश ऐसे हो सके। ऐसा नहीं है, इंसुलिन का हो गया। तो अब ये है कि आपने कहा कीमत दोनों का ना बहुत, देखिए एक अच्छी बात मैं समझता हूँ, हम बहुत सारी बातें करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें, हम ख़राब चीज़ें भी हैं, ठीक चीज़ें भी हैं, लेकिन हमारा जो मेडिसिन का जो दवाइयों की जो कीमतें हैं, अगर हम काफ़ी रीजनल भी कंपेयर करें तो हमारे पाकिस्तान के अंदर कीमतें काफ़ी मुनासिब रखी गई हैं। और हमारे पास एक पोर्टफोलियो बहुत बड़ा इंसुलिन का। अगर आप कोई पेशेंट है, वो कहते हैं जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता एनालॉग्स का और आम ह्यूमन इंसुलिन का 1 और 4 का फ़र्क है। 4 गुना महंगी है। 4 गुना। 100 रुपये की है तो 400 रुपये की होगी, अगर वो 1000 की है तो 4000 की होगी। तो इसमें अगर एक आदमी कहते हैं जी मैं वही लगाना चाहता हूँ ह्यूमन इंसुलिन, लेकिन उसी तरह हो जो एनालॉग्स का फ़ायदे वो भी अवेलेबल है। ह्यूमन इंसुलिन भी पेन में अवेलेबल है और बेजल बोलस भी पेन के अंदर ले सकते हैं। अगर आप एनालॉग्स लगा लें और क्या ही बात है, वही पेन के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपको हर तबके को केटर करने के लिए चीज़ें मौजूद हैं मार्केट के अंदर। तो आप कि ये डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो अपने पेशेंट का फाइनेंशियल स्टेटस कर ले। बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि पेशेंट को एनालॉग्स पे डाल देते हैं, पेशेंट देखते नहीं उसका फाइनेंशियल स्टेटस वो, और ये बताए बगैर कि ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, उसको लंबे अरसे तक लेना है, उससे डिस्कस कर लें कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं, ये इसकी कीमत पर मंथ होगी, क्या आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वो कहते हैं अगर नहीं करता है तो उसका अगर वो शुरू कर देते हैं उसके बाद तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो छोड़ देगा। तो आपको पता फिर अगर छोड़ना वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो उससे मरीज़ को कॉन्फिडेंस में लेकर उसको बताया ये कीमत है और ये आपने इंजेक्शन लेने हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मरीज़ सारे इस बात को फॉलो करते हैं, समझते भी हैं, अगर आप उनको कॉन्फिडेंस मिले। तो डॉक्टर साहब तकरीबन क्या कीमत होती है ये इलाज की? इंसुलिन लोग 2-3 वजूहात हैं, एक तो ये टीका लग जाएगा, सारी उम्र टीका लगेगा, आखिरी इलाज है, इसके बाद तो पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर तो ज़िंदगी रहेगी कि नहीं। तो इस तरह की बहुत तोहमात और बहुत सी वजूहत है। महंगा बड़ा है कीमत। हाँ, महंगे के बारे में बता रहा हूँ कि ह्यूमन इंसुलिन ना, अगर आप वायल लें, अगर आप ह्यूमन इंसुलिन की, तो एक वायल जो तकरीबन आपको 500 रुपये 550 रुपये की बनती है, उसके अंदर 1000 यूनिट होता है। अच्छा, 1000 यूनिट काफ़ी देर काफ़ी होता है। अगर आप यानी 1000 रुपये की लें तो मेरे ख्याल से मोस्टली पेशेंट अगर 1000 रुपये के अंदर अपने इंसुलिन का ट्रीटमेंट कर सकता है पर मंथ। अगर आप एनालॉग्स की तरफ आ जाते हैं तो तकरीबन आपका जो खर्चा है वो 4, जैसे मैंने 1 और 4 की बात की, 4 से 5000 रुपये तक जा सकता है सिर्फ इंसुलिन का खर्चा। तो अगर मेरे ख्याल से जो मोस्टली लोग हैं वो ह्यूमन इंसुलिन यूज़ कर सकते हैं और कर रहे हैं। हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर स्टिल इन है। जब हम स्टूडेंट थे तो उस वक्त हमें पता चला था कि ह्यूमन इंसुलिन आई है जो DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। अब उसके बाद एनालॉग्स आ गए, लेकिन स्टिल उस वक्त बीफ इंसुलिन भी चलती थी, आपने भी देखा होगा, बीफ इंसुलिन लगाते थे। तो बीफ के साथ और प्रॉब्लम थे, बहुत ही सस्ती थी, एलर्जी वगैरह और लोकल रिएक्शंस और साथ उसकी एंटीजेनिसिटी की वजह से उस पर अगेंस्ट रेजिस्टेंस बन जाती थी। तो खैर ये मामला थे, इसमें भी तरक्कियाँ तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जी, तो डॉक्टर साहब ये इंसुलिन जो है
इसका लगाने से ये आखिरी इलाज है या इसके साथ कोई गोलियां भी ले सकते हैं, कोई मिक्स भी कर सकते हैं? अच्छा, लोग बहुत सारे कहते हैं जी डॉक्टर साहब आपने तो गोलियां भी लिख के दी हैं, इंसुलिन भी लिख के दी हुई है, तो खाली अब इंसुलिन लगा रहे हो तो मेरी तो गोलियां बंद कर दें फिर आप। ये जो गोलियां होती हैं ये बेसिकली अगर आप जैसे मेटफॉर्मिन देते हैं या आप DPP-4 इनहिबिटर्स देते हैं, जो मेटफॉर्मिन ख़ास तौर पे ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करती है, आपकी डोज़ को इंसुलिन को बढ़ने नहीं देती, आप एक स्टेबल रखती है, आपका शुगर लेवल भी अच्छा कंट्रोल में आता है। और जो DPP-4 इनहिबिटर वो भी इंसुलिन के साथ दिए जा सकते हैं। DPP-4 की खूबी है कि एक और हार्मोन जो बॉडी के अंदर बन रहा था ग्लूकागॉन, उसको सप्रेस करती हैं, उससे भी आपका शुगर लेवल को फ़र्क पड़ता है। और अब तो इंसुलिन को हम यूज़ किसी भी चीज़ के साथ करते हैं, जैसे नई अद्वियात है SGLT2 हैं जो गुर्दों से शुगर का अखराज करती हैं, उसके साथ भी दे सकते हैं। और GLP-1 एगोनिस्ट जैसे मैं बात कई दफ़ा की, विक्टोज़ा या जैसे लिराग्लुटाइड है, उसके साथ भी इंसुलिन दी जा सकती है। तो इंसुलिन के साथ बहुत कम देखा। और लेकिन जब आप इंसुलिन को ओरल एजेंट के साथ दें तो कोशिश करें कि सल्फोनाइल यूरिया यानी जो जैसे एमरल है या डायमेक्लॉन है या डायनिल, उसकी मकदार को कम करें, क्योंकि इंसुलिन और ये दोनों मिलके लो कर सकते हैं, वेट बढ़ सकता है। जो आइडियल इंसुलिन के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट ना बढ़े तो आप इंसुलिन प्लस मेटफॉर्मिन अच्छा कॉम्बिनेशन है, या SGLT2 भी से भी वेट नहीं बढ़ता, उससे कम होता है, तो ये हम इसके साथ मिला के। तो डॉक्टर साहब ये इंसुलिन जो है ये आखिरी इलाज है, फिर इसके बाद आखिरी इलाज उनके लिए जो आखिर में शुरू करते हैं। अच्छा, बर वक्त अगर शुरू करते हैं उनके लिए आखिरी इलाज नहीं, ये बेहतर इलाज है। बहुत सारे लोग कहते हैं आखिरी, मैंने कहा आखिरी में तो इसलिए हुआ कि अब आप आखिर में शुरू कर रहे हैं, आप उस आखिरी वक्त का इंतज़ार किया तो फिर ये आखिरी इलाज होगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। ये काफ़ी सारी बातें आपने इंसुलिन की तो बहुत सारी बातें आज बता दी, और इसके अलावा सर ये एक सवाल ले लेते हैं आज प्रोग्राम में। इनकी एज 47 है, तहमीना नवाज़, और मोटापा बहुत है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि इंसुलिन से मोटापा भी हो जाता है? ये मुझे अलग ये ज़हन में आ गया। अच्छा, इनका केस ये है कि 47 की हैं और मोटापा बहुत है, शुगर फास्टिंग 300-350 रहती है। कहती हैं इंसुलिन चेंज कर लूँ, इससे बात बन जाएगी। फ़िलहाल 30 यूनिट सुबह दोपहर लगाती हैं और रात को R और N मिक्स करके 60 यूनिट, ये हो गए डॉक्टर साहब 120 यूनिट दिन के। और मोटापा बहुत ज़्यादा है, 47 साल की उम्र है, पर शुगर कोई कंट्रोल नहीं, 300-350 इनकी शुगर रहती है। पाकिस्तान टीम को इनकी बहुत ज़रूरत है इनकी शुगर की, क्योंकि उनका स्कोर कम आ रहा है, इनका स्कोर जो ब्लड शुगर का है वो बहुत हाई है। देखिए इसमें जो एक है ना, हम एक जब ख़ास तौर पे 20 पेशेंट के अंदर बड़ी एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं, हम फंस जाते हैं। फंसते इस लिहाज से कि जो 20 पेशेंट के अंदर इंसुलिन की शायद डेफिशिएंसी इतनी नहीं होती जितनी उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है जी। तो जब हम इंसुलिन देते हैं उनको ज़्यादा देनी पड़ती है, तो ज़्यादा जब इंसुलिन देते हैं तो उनका वज़न बढ़ता है। जब वज़न बढ़ता है तो उन फैट की मिकदार और ज़्यादा हो जाती है। ओके। में और ज़्यादा इंसुलिन लगानी पड़ती है। अच्छा, वी आर इन अ काइंड ऑफ विशियस साइकिल, राइट। तो फिर अब उसमें हमें बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए हमें जो सबसे बुनियादी चीज़ ना, सबक को भूल जाते हैं जी। देखिए अगर हम अपनी डाइट और एक्सरसाइज पे ज़्यादा जोर दें, खासतौर पे ये पेशेंट को वज़न ज़्यादा है, अपनी डाइट पे बहुत कंट्रोल, हम कहते हैं हम खाते ही कुछ नहीं है, बहुत सारे पेशेंट है। तो सर इंसुलिन जो लगा ली तो अब डाइट की कंट्रोल की क्या ज़रूरत है? ये बिल्कुल एक मिथ है कि जी जब इंसुलिन लग गई तो अब तुम्हें 7 खून माफ़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। 7 खून माफ़ नहीं है। आप इंसुलिन के साथ भी आपको वही डाइटरी रिस्ट्रिक्शन ऑब्जर्व करनी है, अपनी डाइट को बैलेंस रखना है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, नेगेटिव बैलेंस में नहीं, एक्सरसाइज से ज़्यादा काम लेने की कोशिश है ताकि इंसुलिन कम लगे, और साथ वो उन अद्वियात का इस्तेमाल करें जो वज़न को कम करती हैं, जैसे मेटफॉर्मिन है, SGLT2 है, इनहिबिटर्स हैं, ये 2 आप इंसुलिन के साथ इस्तेमाल करें। तीसरा जो आजकल कुछ लोग करते हैं, मैं भी अपने पेशेंट्स को अंदर देता हूँ, इंसुलिन के साथ मैं GLP-1 एगोनिस्ट देता हूँ, जिससे वेट भी कम होता है, आपका शुगर लेवल भी बेहतर होता है और आपका जो इंसुलिन के यूनिट्स भी कम होते हैं। तो इनको मेरे ख्याल से इनको कंसल्ट करने की ज़रूरत है अपने किसी डॉक्टर के साथ, तो ताकि इनके अंदर ये वो अद्वियात का इस्तेमाल लेके आ सकें। अच्छा डॉक्टर साहब आपने कहा कंसल्ट करें, तो ये ज़ुबैदा अली चौधरी हैं, कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, व्हाट सर्विसेज डू यू ऑफर, वेयर आर यू लोकेटेड? ये तो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि 71 जेल रोड
लाहौर पे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान गुज़श्ता 20 साल से मौजूद है, जिसके मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, जिनसे अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और यहाँ पे डॉक्टर साहब सुबह 10 बजे आ जाते हैं, 2 बजे तक यहीं पे होते हैं, कभी इससे भी ऊपर हो जाता है जब पेशेंट ज़्यादा हो, फिर 6 बजे वापस आ जाते हैं, फिर रात के 11-12 बजे तक यहीं पे होते हैं। तो आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर जो है वो ज़रा स्क्रीन पे नंबर दीजिएगा आज मोहसिन नवाज़ साहब का, या नहीं वो हमारे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट का जो अपॉइंटमेंट्स का है ना, वो नंबर दे दीजिएगा। तो ये सर्विसेज अस्पताल के बिलमुकाबिल हम जो है रेस व्यू के एरिया में हैं, मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यही ज़ुबैदा अली चौधरी कहती हैं कि इनको यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, प्यास बहुत लगती है, शुगर चेक करवाई तो 138 थी, तो फिर क्या करूँ? देखिए, यूरिन मुख्तलिफ इसकी वजूहात हैं। एक तो अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है जी, तो ऑस्मोटिक डायलिसिस की वजह से यूरिन ज़्यादा आ सकता है, ग्लूकोज खून में ज़्यादा आपका पानी बॉडी से साथ में ले जाता है। दूसरा, फीमेल के अंदर ख़ास तौर पे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, डायबिटिक्स अगर कंट्रोल नहीं है उनके ज़्यादा कॉमन होती है। तो जब इन्फेक्शन होगी तो ब्लैडर को यूरिन ब्लैडर के अंदर वो एक इरिटेशन होती है, यूरिन की हाजत होती है, वो इससे बार बार यूरिन आता है। तीसरी बात है कि कुछ लोगों के अंदर हाइपर एक्टिव ब्लैडर भी होता है, यानी उनके अंदर उनकी पर्सनैलिटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, और उनको यूरिन ज़रा सा भी यूरिन, देखिए जो हमारा यूरिन ब्लैडर है, मसाना है, वहाँ वो यूरिन को स्टोर करता है फॉर पर्टिकुलर टाइम। वो अगर तो आपकी अर्ज है मैच्योरेशन की है, उसको स्प्रेस भी कर सकते हैं। तो अगर नहीं करते तो वो एकदम ऑटोमेटिकली वो इंडिपेंडेंट नहीं, ऑर्गन नहीं है, तो अंदर स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ लोगों के अंदर ऐसे वो स्टोर तो करने के काबिल होता है, लेकिन द मोमेंट द यूरिन विच इज़ फॉर्म्ड इन द किडनीज एंड पासिंग थ्रू द यूरेटर एंड एंटर्स इन द यूरिनरी ब्लैडर, सो इट स्टिमुलेट्स दिस द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यू हैव द अर्ज टू पास द यूरिन और मैच्योरेट इमीडिएटली। तो उसकी वजह से ये फिर बार बार यूरिन आता है। उसमें ये थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल इशू भी है, कुछ लोग होते हैं। और कुछ लोगों के अंदर एक आदत होती है, वो कहते हैं जी पानी खुला पिएंगे तो हमारी जो है ना वो शुगर ठीक रहेगी। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिएंगे, आप एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए हैं, 3-4 लीटर पानी पिएंगे तो ऑब्वियसली यूरिन ज़्यादा आएगा। कुछ लोग रात को ख़ास तौर पे चाय या दूध, कॉफ़ी वगैरह लेने के होते हैं शौकीन, तो वो लेके, चाय कॉफ़ी से भी यूरिन ज़्यादा? हाँ, चाय भी स्टिमुलेट है क्योंकि उसके अंदर आपको कैफ़ीन है, वो आपको स्टिमुलेट कर सकती है। और कॉफ़ी से भी हो, ग्रीन टी से, ग्रीन टी का तो प्लस माइनस है, लेकिन कॉफ़ी चाय ज़्यादा वो करते हैं। तो इन चीज़ों को पहले ये देखने में से कोई चीज़ नहीं है। सिंपल तरीका है कि अपना यूरिन टेस्ट करवा लें, उसमें कोई इन्फेक्शन का एलिमेंट है तो उसको ट्रीट किया जाए, फिर भी कोई मसला अल्ट्रासाउंड करवा लिया जाए। तो इसको हिस्ट्री से देखना पड़ेगा। शुगर का कंट्रोल बहरहाल बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर बाकी बातों को आसान। डॉक्टर साहब, ये ख़वातीन में इन्फेक्शन के चांसेस मर्दों की बनिस्बत कुछ ज़्यादा होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में? बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनका जो यूरिनरी सिस्टम है, ट्रैक सिस्टम है, वो स्मॉलर है, और उसके अंदर जो इन्फेक्शन का इंट्रोडक्शन है वो बहुत जल्दी हो जाता है, और उनकी मर्दों की निस्बत उनको ज़्यादा चांसेस तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का, और उसका शिकार भी वो जल्दी होती हैं उनके अपना, क्योंकि उनका यूरोजेनिटल सिस्टम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसमें इन्फेक्शन प्रोन है। और डॉक्टर साहब, ये भी ख़वातीन में प्रॉब्लम कोई पाई जाती है कि इनकॉन्टिनेंस, जिसको आप कहते हैं कि ड्रिबल कर गया, या खांसी की तो यूरिन थोड़ा सा पास हो गया? क्योंकि जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, ये पेल्विक फ्लोर पे पड़ा होता है, फ्लोर ऐसे बना होता है, मसल से बना होता है, और जो यूरेथ्रा है वो मसल जैसे ये मसल है तो इसके थ्रू पास करता है। तो ख़ासतौर पर मल्टी पैरस फीमेल जिनके बहुत सारे बच्चे हैं, प्रेगनेंसीज हुई हैं, तो ये पेल्विक फ्लोर वीक हो जाता है, तो उसकी जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स की जो ग्रिप है वो यूरेथ्रा पे लूज़ हो जाती है। तो नॉर्मली तो यूरिनरी ब्लैडर का जो आउटलेट है वो बिल्कुल बंद रहता है, तो वो लूज़ होने की वजह से ज़रा सा भी यूरिन बना, यूरिन ड्रिबल कर गया,
खांसी डबल कर गया, इंट्राब्डोमिनल प्रेशर आया बड़ा किसी वजह से, यूरिन ट्रिबल कर गया, तो उनमें ये होता है। इसका इलाज ये है कि एक तो जो ख़ासतौर पे ख़वातीन अपना वज़न ना ज़्यादा होने दें, वज़न उसको कंट्रोल करें। कुछ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज हैं वो आपको डॉक्टर बता सकता है, वो रेगुलर करें तो उससे पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं वो ज़रा स्ट्रेंथन हो जाते हैं, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। आखिरी सवाल आज का ये है, जो हम बात कर रहे हैं यूरिन वाली, इसमें कि यूरिन की इन्फेक्शन जो है कैसे पता चले? कोई यूरिन का टेस्ट कराएं? यूरिन के अंदर टेस्ट का यूरिन कंप्लीट है, अगर उसमें पस सेल है, बैक्टीरिया है, एक टेस्ट भी होता है नाइट्रेट टेस्ट है, वो करवा लीजिए, उसके साथ पता चल जाता है कि यूरिन के अंदर इन्फेक्शन है। और पेशेंट को बार बार अर्जेंसी हो रही है, फाउल स्मेलिंग यूरिन आ रहा है, यूरिन जल के आ रहा है, तो ये इस चीज़ों की इंडिकेशन है। और साथ बुखार भी अगर हो रहा है तो फिर ये इंडिकेशन है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसका मतलब है कि अगर बुखार वगैरह नहीं हो रहा तो फिर नहीं है ये? नहीं, बुखार जो एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया भी हो जाता है कि आपके यूरिन में बैक्टीरिया आ रहे होते हैं, इन्फेक्शन होती है बुखार की गैर मौजूदगी में भी। ठीक हो गया। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, थैंक यू वेरी मच। सवाल तो और भी हैं मगर काफ़ी हमने आज सैर हासिल गुफ्तगू कर ली। ख़ास तौर पे टाइप 1 डायबिटीज़ के मतलब हमने बात की, इंसुलिन और मोटापे का क्या जोड़ है उस पर हमने बात की, और आखिर में हमने कि पेशाब की किस तरह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और जैसे ये सवाल आए तो आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का, और बहुत आपने डिटेल में हमें बताया। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम से यानी कि ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएँ, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए, यही आज का प्रोग्राम था। और हमने डॉक्टर साहब से सवाल भी किए। इसी तरह आपके भी अगर कोई क्वेरीज़ हैं, सवाल हैं, तो आप हमारे प्रोग्राम के दौरान नीचे कमेंट्स की सूरत में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। वी विल इंक्लूड देम इन नेक्स्ट प्रोग्राम। आप हमें इनबॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आप बिलमुशाफा डॉक्टर साहब से मिलना चाहें तो ये मोस्ट वेलकम। हमारा क्लिनिक यहाँ पे यानी डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान यहाँ पे खुला रहता है। मैंने टाइमिंग्स पहले ही बताए। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन के टाइमिंग जो है सुबह 10 बजे से आगाज़ होता है, फिर बीच में दोपहर का ब्रेक होता है, फिर रात को है। आप इनकी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। और डॉक्टर इम्तियाज़ के अलावा दीगर फिजिशियंस भी यानी कि डायबिटोलॉजिस्ट भी यहाँ पे इस फैसिलिटी में डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में मौजूद होते हैं। आप उनके भी जो है ले सकते हैं अपॉइंटमेंट्स। तो यू मोस्ट वेलकम, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।